एक दरिंदा जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिसकी सच्चाई जब दुनिया के सामने आई तो लोगों ने उसे पिशाच कहा। आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने कई लोगों को मारकर उनका सूप बनाकर पी लिया। आखिर कौन था ये और इसने ऐसा क्यों किया? 14 दिसंबर सन 2000 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उस समय इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे में रहने वाले एक जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह, जो उस समय एक फेमस न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए काम करते थे, जिन्होंने अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बनाई। और उस दिन 14 दिसंबर सन 2000 को धीरेन्द्र सिंह के पास एक कॉल आई, जिन्हें कॉल करने वाले व्यक्ति ने कुछ खबर देने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया, जिस पर धीरेन्द्र सिंह उस कॉल करने वाले व्यक्ति के पास उससे मिलने चले गए। लेकिन उस दिन के बाद वो फिर कभी अपने घर लौट कर नहीं आए, जिस पर उनके परिवार वालों को चिंता होने लगी। इसलिए जब उन्होंने धीरेन्द्र सिंह को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद आया। इसके बाद परिवार वालों ने धीरेन्द्र के ऑफिस में कॉल किया, जिस पर उनसे कहा गया कि वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी रिपोर्टिंग के लिए बाहर गया हो। आप चिंता न करें, वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। लेकिन भला परिवार इस बात पे कैसे विश्वास करता, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जब भी बाहर जाते बता कर जाते, और इस बात से परेशान होकर परिवार के लोगों ने उन्हें हर जगह तलाशा, जिन्होंने उनके बारे में पड़ोस से लेकर ऑफिस तक, दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक पूछताछ की, लेकिन धीरेन्द्र सिंह का कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद ये परिवार 16 दिसंबर को पुलिस के पास जा पहुंचा, जहां इन्होंने धीरेन्द्र सिंह के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह एक जर्नलिस्ट थे जिनकी समाज में काफी इज्जत थी। और यूं ही अचानक एक फेमस अखबार के रिपोर्टर का यूं गायब होना बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद ये खबर जल्दी अखबारों में छप जाती है, और अखबार में ये खबर छपने के बाद पुलिस पर भी जल्दी धीरेन्द्र सिंह को ढूंढने का दबाव बनता जा रहा था। इसलिए समय बर्बाद किए बगैर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हर उस व्यक्ति से बात की जो धीरेन्द्र सिंह के गायब होने से पहले उनके कांटेक्ट में आया था। और इसी जांच के चलते पुलिस को एक अजीब बात पता चली कि पिछले कुछ सालों से इलाहाबाद के पास से 15-20 लोग लापता हुए थे, और उनमें से 3-4 लोग हाल ही के महीनों में गायब हुए हैं, जो आम लोग थे। और इसीलिए शायद पुलिस ने उन्हें ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं की और ये फाइल बंद हो गई। लेकिन इतने लोगों का यूं अचानक गायब होना ये नॉर्मल बात नहीं थी। इसलिए पुलिस ने इस केस की गंभीरता को लेते हुए ये जानने की कोशिश की कि कहीं इन लोगों के लापता होने के मामले में धीरेन्द्र सिंह का कोई लिंक तो नहीं। लेकिन काफी छानबीन करने के बाद भी पुलिस को इन दोनों केसों के बीच कोई लिंक नहीं मिला, जो इस बात को क्लियर कर सके कि इन सबके लापता होने के पीछे कोई और बात है। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि कहीं इन सबके पीछे धीरेन्द्र सिंह का कोई दुश्मन तो नहीं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ दिनों से धीरेन्द्र सिंह को धमकी दे रहा हो। लेकिन पुलिस को जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला, और यूं ही पुलिस को जांच करते करते कुछ दिन बीत गए। और इसके बाद पुलिस ने सोचा कि क्यों ना धीरेन्द्र सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल को निकाला जाए। और जब मोबाइल की कॉल डिटेल को निकाला गया तो पुलिस को उनमें से एक नंबर पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि ये एक बाकी नंबरों से अलग एक लैंडलाइन नंबर था जिस पर धीरेन्द्र सिंह ने कॉल किया था। और ये कॉल रात के 1 बजे के आसपास की गई थी, और उधर से भी धीरेन्द्र सिंह के पास उस नंबर से कॉल आया था। जिसके कुछ टाइम बाद धीरेन्द्र सिंह का मोबाइल बंद हो गया। जहां से ये कॉल आई थी वो इलाहाबाद के पास का एक ग्रामीण इलाका था, जहां के लोग अक्सर जल्दी सो जाते थे, और वहां से रात के 1 बजे के आसपास कॉल आना ये बड़ा ही अजीब था। और जब पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये नंबर किसी फूलन देवी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य है। और जब इसके बाद पुलिस फूलन देवी के पास पहुंची तो उसने पूछताछ में हर बात से मना कर दिया कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और कहा कि हो सकता है कि मेरे पति इस नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ जानते हो, आप उन्हीं से पूछिए। और जब इसके बाद पुलिस ने फूलन देवी के पति राम निरंजन से धीरेन्द्र सिंह के बारे में पूछा तो उसने कहा, जनाब धीरेन्द्र सिंह को मैं जानता हूँ, हम दोनों दोस्त हैं। वो एक जर्नलिस्ट है और मेरी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य है।
इसलिए हमारे बीच में कभी कभी बातचीत होती रहती है। और जब पुलिस ने उसे बताया कि धीरेन्द्र सिंह कुछ दिनों से लापता है, तो उसने कहा कि मेरी धीरेन्द्र सिंह से 3-4 दिन पहले बात हुई थी और इसके बाद मेरी कभी उनसे कोई बात नहीं हुई। वो कभी कभी मेरे पास फोन कर लेते थे और उस दिन भी उन्होंने इसीलिए फोन किया था। पुलिस को शुरू में इस आदमी से बात करते हुए अजीब लगा, इसलिए पुलिस ने इस आदमी पर नजर रखी। लेकिन इन सब के बाद भी पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे वो राम निरंजन को अरेस्ट कर सके। और इन सब के बीच पुलिस पर इस केस को सॉल्व करने का दबाव बनता जा रहा था। और तभी पुलिस ने सोचा कि क्यों ना पहले धीरेन्द्र सिंह के साथ साथ इन लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जाए, जो हाल ही में 13-14 लोग लापता हुए हैं। इसके बाद उनकी फाइलों को खोला गया, जिसके बाद सामने कई नाम आए, जिसमें पहला नाम कालीचरण श्रीवास्तव जो एक गार्ड था। इसके बाद संतोष जो एक ड्राइवर था और एक मोहिन जिसके बारे में कहा गया कि वो सम्मोहन शक्ति यानी काला जादू करने में माहिर था। लेकिन पुलिस को इन लोगों और बाकी लोगों के बीच में कोई भी कॉमन रिलेशन नहीं मिला जिससे किसी पर शक हो, क्योंकि ये लोग कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं थे और ना ही इनका आपस में कोई रिलेशन था। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी कि ये सभी काफी तेज दिमाग के थे। इन सब के बीच पुलिस अपनी जांच कर रही थी, तो वहीं पुलिस एक बात को लेकर परेशान थी कि भला 1 बजे के आसपास धीरेन्द्र सिंह ने वहां पे कॉल क्यों किया और वहां से वापस कॉल क्यों आया, वो भी उस जगह से जहां रात को लोग अक्सर 8-9 बजे सो जाते हैं। इसलिए पुलिस ने सोचा कि हो ना हो पक्का यहीं से कुछ मिलेगा। और जब पुलिस ने राम निरंजन के बारे में जानकारी निकालना शुरू किया, तो पुलिस को पता चला कि राम निरंजन इससे पहले एक ऑर्डिनेंस डिपो में ड्राइवर के रूप में काम किया करता था। तो वहीं उसकी पत्नी फूलन देवी जो जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी है, असल में उसका नाम पहले फूलन देवी नहीं था बल्कि गोमती देवी था, जिसे राम निरंजन ने बदलकर फूलन देवी रख दिया। तो वहीं राम निरंजन के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की, और उनके नाम भी इसने बदलकर बड़े ही अजीब रख दिए, जिनके नाम थे अदालत, जमानत और आंदोलन। इनमें से किसी भी बच्चे का नाम नॉर्मल बच्चों के नाम की तरह नहीं था। कई लोगों का मानना था कि उसने ये नाम इसलिए रखे क्योंकि ये सभी नाम कानून से रिलेटिव थे और वो इन सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। ये बात पुलिस को अजीब लगती है, इसलिए पुलिस पहले उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, लेकिन उससे पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। और इसके बाद जब पुलिस राम निरंजन से पूछताछ करती है तो शुरू में वो कुछ नहीं बताता, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद वो अचानक पुलिस से कहता है कि ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। तब पुलिस ने कहा कि बता क्या शर्त है, जिस पर उसने कहा कि आप मुझे पकड़ोगे नहीं और मेरी ये मांग है कि मैं दाल पीना चाहता हूँ और एक कुकर भर के दाल बनेगी और मैं कुकर भर के दाल पीना चाहता हूँ। शुरू में पुलिस को उसकी ये बात अजीब लगी, लेकिन बाद में पुलिस ने उसकी इस बात को मान ली और उसकी इस मांग को पूरा किया। और दाल पीने के बाद उसने पुलिस को बताया कि अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप मुझे छोड़ दोगे, जिस पर पुलिस ने कहा कि ठीक है हम छोड़ देंगे, तुम बताओ। तब उसने कहा कि गाड़ी निकालो, हमें नैनी जाना है। इसके बाद पुलिस उसके साथ गई, जहां वो पुलिस को नैनी के बाहरी इलाके में एक खेत में ले गया और इस खेत में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। इसके बाद वो पुलिस को उस कमरे में ले गया जहां पुलिस ने उससे पूछा कि ये फार्म हाउस किसका है। तब उसने कहा कि ये जगह राजा कोलंदर की अदालत है, जहां राजा न्याय करता है, जो एक बहुत ही तेज दिमाग वाला आदमी है, जिसके आगे कोई भी कुछ नहीं और उसे पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है, जो यहीं पे अपनी अदालत लगाता है और सजा देता है। उसकी इन बातों को सुनकर पुलिस सोचने लगी कि भला ये राजा कोलंदर कौन है और कहीं ये अदालत और न्याय की बातें करके हमारा समय बर्बाद तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई सबूत भी नहीं है। और इसके बाद जब पुलिस वहां से वापस जाने लगी, तभी उसने पुलिस को रोका और एक बोरी में हाथ डाला, और जब उसने उस बोरी से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक खोपड़ी थी। ये सब देखकर पुलिस चौंक गई और तब उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है। तब उसने कहा कि ये खोपड़ी कालीचरण श्रीवास्तव जी की है। और इसके बाद उसने एक बार फिर से हाथ डाला और फिर से एक खोपड़ी को बाहर निकाला और कहा कि ये खोपड़ी मोहिन बाई की है। ये सब देखकर पुलिस काफी हैरत में थी और तभी उसने पुलिस को एक पेड़ की तरफ दिखाया, जिस पेड़ पर कई खोपड़ी टंगी हुई थी, वो भी कलर की हुई।
और जब पुलिस ने पूछा कि ये सब किसने किया है, तब उसने कहा कि ये सब राजा कोलंदर ने किया है। उसने इन खोपड़ियों को कलर किया ताकि इनकी पहचान याद रहे, जिन्हें राजा कोलंदर ट्रॉफी के रूप में अपने पास रखता था। और जब पुलिस ने वहां खुदाई की तो वहां पे कुछ और खोपड़ियां मिली, जिस पर उसने कहा कि ये सब राजा कोलंदर ने किया है। जिस पर पुलिस ने कहा कि चल वो तो ठीक है, पर ये बता कि धीरेन्द्र सिंह कहाँ पे है। तब उसने कहा कि राजा कोलंदर ने उसे भी सजा सुनाकर मार डाला और उसके शरीर के टुकड़ों को मध्य प्रदेश के करीब एक इलाके में फेंक दिया। और जब राम निरंजन पुलिस को वहां पे ले गया तो वहां पे पुलिस को धीरेन्द्र सिंह का धड़ पड़ा हुआ मिला। इसके बाद ये क्लियर हो गया कि धीरेन्द्र सिंह मर चुका है और जो भी इसने बताया वो सच है। इसके बाद पुलिस राम निरंजन को पूछताछ के लिए ले जाती है और पूछती है कि बता राजा कोलंदर कौन है। शुरू में वो पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन बाद में पुलिस को पता चला कि राजा कोलंदर कोई और नहीं बल्कि राम निरंजन ही राजा कोलंदर है, जो इसके मन का भ्रम है, जो खुद को राजा कोलंदर समझता है। और जब पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 14 दिसंबर सन 2000 को ही धीरेन्द्र सिंह का कत्ल हो चुका था और उस दिन मैंने और मेरे साले वृक्षराज ने धीरेन्द्र सिंह को कॉल किया और ये कहकर बुलाया कि हमारे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। और उस वक्त सर्दियों का मौसम था। जब धीरेन्द्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे तो उस वक्त मैं और मेरा साला वहीं पे आग जलाकर बैठे हुए थे। और जब धीरेन्द्र सिंह वहां पे पहुंचा तो हमने उसे आग के सामने बैठ जाने को कहा और इसके बाद वो वहां पे बैठ गया और तभी मेरे साले ने उसकी पीठ में गोली मार दी और तभी उसकी मौत हो गई। और उसके मर जाने के बाद हमने उसे ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जो हमने पहले से ही की हुई थी। और इसके बाद हमने उसकी बॉडी को गाड़ी में डाला और उसकी बॉडी को मध्य प्रदेश के पास एक इलाके में ले जाकर उसकी गर्दन को काटकर धड़ वहीं पे फेंक दिया और उसके सिर को अपने साथ ले आए। जिसके बाद उसके सिर को एक प्लास्टिक की थैली में डालकर तालाब में फेंक दिया और इसके बाद हम लोग वापस लौट आए। उसने कहा कि वो लोगों को मारने के बाद उनके धड़ को फेंक देता था या जमीन में गाड़ देता, लेकिन वो कटे हुए सिर को कभी भी फेंकता नहीं, बल्कि वो उन्हें लाकर उन्हें उबालकर उनका सूप बनाकर पी जाता और इसके बाद वो उनकी खोपड़ी पर कलर करके उनका नाम लिखता ताकि उसे याद रहे कि ये खोपड़ी किसकी है। और ये सब जानने के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, जहां पुलिस को उसके सामान से एक डायरी मिली जिसमें 14 पन्ने भरे हुए थे और बाकी खाली थे। उन पन्नों में पहला नाम कालीचरण श्रीवास्तव तो वहीं आखिरी नाम धीरेन्द्र सिंह का था। उस डायरी में 14 नाम थे और सभी के सामने क्रॉस का निशान बना हुआ था। उसने कहा कि उसने धीरेन्द्र सिंह को इसलिए मारा क्योंकि उसे लगता था कि उसे मेरे बारे में सब पता चल गया है, जो कभी भी इस बात को अखबार में छाप सकता है, इसलिए मैंने उसे मार डाला। राम निरंजन की इस डायरी के बारे में जानकर किसी को यकीन नहीं हुआ कि जिसे आम इंसान समझते थे असल में वो एक दरिंदा है, एक पिशाच है जो लोगों को मारकर उनका सूप बनाकर पी जाता। पुलिस को उस डायरी से एक नहीं बल्कि 14 लोगों की कहानी मिली, जो ये साबित कर रही थी कि अब ये मामला केवल एक जर्नलिस्ट की मौत का नहीं है बल्कि एक सीरियल किलर का है, जो लोगों को मारकर उनके टुकड़े करके बल्कि मरने वाले की खोपड़ी से उसका भेजा निकालकर उसे उबालता था और सूप बनाकर पी जाता। असल में उसका मानना था कि बुद्धिमान लोगों के दिमाग का सूप बनाकर पीने से उसका दिमाग काफी तेज हो जाएगा और उसे शक्ति मिलेगी। और जब पुलिस ने उस डायरी में लिखे 14 लोगों के बारे में जांच की तो वो सभी बातें सच निकली। इसके बाद पुलिस और भी जांच करती रही, जहां अब राजा कोलंदर पुलिस की हिरासत में था। और इसके बाद ये मामला कोर्ट में गया, जहां ये केस सन 2001 में शुरू हुआ, जहां कोर्ट में पहुंचकर वो अपनी बातों से पलट गया, जिसने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया। और यूं ही इस मामले की सुनवाई करीब 11 साल तक चली, जिसके बाद 1 दिसंबर सन 2012 को राम निरंजन उप राजा कोलंदर को दोषी मानते हुए कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही 10-10 हजार का जुर्माना लगाया। जिसके बाद ये हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां भी राजा कोलंदर को कोई राहत नहीं मिली और अब ये जनाब जेल में कैद हैं, जहां ये अपनी सजा काट रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।